अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बिहार पैरामेडिकल 2022 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। यहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट पेपर है ना, और एग्जाम से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट पहले दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृद पेयों में दाब में मौजूद रहती है? बच्चों, सॉफ्ट ड्रिंक। मृद पेयों का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि कौन सी गैस जो है सॉफ्ट ड्रिंक में जो है मौजूद रहती है ना? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से, इस बेहतरीन से क्वेश्चन का जवाब देंगे। जी हाँ, तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, देन आपका आंसर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मृद पेयों में दाबित कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद रहती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस? लाफिंग गैस। पूछ लेता है लाफिंग गैस कौन सी होती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, यानी N2O होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यदि इसके बाद हम लोग बात करें बच्चों नाइट्रोजन गैस की, तो ये वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे अधिक गैस है ना? यानी हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी परसेंट? तो 78.03% पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी गैस आ जाती है? यानी हमारे वातावरण में सेकंड नंबर में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये हमारा बच्चों ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी 20.99% पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पैरामेडिकल में जीके वाले सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन्य क्षेत्र सबसे कम है? यानी वन्य यानी पेड़ पौधों की संख्या सबसे कम है। कौन सा राज्य है बच्चों? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या हरियाणा है? जल्दी से बता दीजिएगा। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कौन सा राज्य? जी हाँ, कौन सा राज्य है जहाँ पे वन्य क्षेत्र सबसे कम है, यानी पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम है बच्चों? तो कौन सा राज्य है? तो ये हमारा हरियाणा राज्य है ना? तो देश में हरियाणा राज्य जो है जहाँ सबसे कम वन्य है ना बच्चों, यानी पेड़ पौधे हैं। हरियाणा जो है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि बच्चों कौन से राज्य में वन्य क्षेत्र है ना, वन्य क्षेत्र सबसे अधिक है, यानी आपको ये बताना है बच्चों, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? बताइएगा जल्दी से, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। भारत में, देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, भारत में है ना, भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? बताइएगा जल्दी से, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे किस राज्य में है। बिल्कुल फास्ट। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल जो है किस राज्य में है? तो हमारा कौन सा राज्य आ जाता है? मध्य प्रदेश आ जाता है, यानी MP, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध है किस खेल से? इनका संबंध है बच्चों, तीरंदाजी से है या एथलेटिक्स से है, टेनिस से है या निशानेबाजी से है? जल्दी से जवाब देना है हर एक क्वेश्चन का। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि एक खिलाड़ी हैं, तो आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से है। जी हाँ, तो इनका संबंध किस खेल से है बच्चों? याद रखना है। हाँ जी, बताइए जल्दी से। निशानेबाजी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है ना बच्चों? हाँ, याद रखना है।
और बच्चों इन्होंने 2004 में जो है निशानेबाजी में रजत पदक भी जीता था। ये भी याद रखना है बच्चों, इन्होंने जो है 2004 में, है ना, इन्होंने 2004 ईस्वी में जो है, आपको याद रखना है, निशानेबाजी में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, देखिए बच्चों ऐसे ही कई सारे खिलाड़ियां हैं जिनका संबंध विभिन्न विभिन्न खेलों से है। जैसे एक बार पूछा गया था आपके एग्जाम में टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स ये आ रखा है बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपर किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको अवश्य मिला होगा। ठीक है, तो टाइगर वुड्स, तो इनका संबंध किस खेल से है? चलिए ऑप्शंस देता हूँ, क्रिकेट, गोल्फ, कुश्ती या फिर तीरंदाजी। जल्दी से जवाब देना है। टाइगर वुड्स, जी हाँ, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से रहा है? तो जी हाँ दोस्तों, ये इनका संबंध गोल्फ से रहा है, यानी ये अमेरिकी गोल्फर रह चुके हैं, है ना। तो इनका संबंध किस खेल से है? गोल्फ से, याद रखना है। ठीक इसी प्रकार एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा, है ना बच्चों, अभिनव बिंद्रा। तो आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से था? तो बच्चों इनका भी संबंध जो है निशानेबाजी से था। ठीक है, जिस प्रकार से राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध निशानेबाजी से है, इनका भी संबंध जो है निशानेबाजी से था, याद रखना है, निशानेबाजी से। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? बताना है किसके द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? वॉरेन हास्टिंग के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, या लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? जल्दी से जवाब देना है, किसके द्वारा जो है बच्चों सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? जी हाँ, किसके द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए सभी बच्चे। पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, है ना, यानी सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, रोक कब लगाई गई, तो ये भी याद रखना है किस वर्ष में सती प्रथा पर। लिख लीजिए बच्चों, किस वर्ष में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो याद रखना है 1829 ईस्वी में। जी हाँ प्यारे मित्रों, 1829 ईस्वी में आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? आपको बताना है बच्चों, राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू और वहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर है, नाम क्या है? दिलवाड़ा मंदिर, है ना। तो इस मंदिर का निर्माण जो है किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? बौद्ध धर्म या जैन धर्म, हिंदू या सिख? बहुत ही फेमस है बच्चों, आप लोग जानते हो, दिलवाड़ा जैन मंदिरों, है ना। तो जी हाँ, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताना है दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण जो है किस धर्म के लोगों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था बच्चों? हाँ जी, वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी जैन, देन आपका आंसर सही है। तो दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण जो है किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से जवाब देना है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या असम? बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। बांदीपुर, जी हाँ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल फास्ट। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो जी बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए और भी कई सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे एक पूछ लेता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या आप लोग बता सकते हैं? काजीरंगा, ये भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
ये भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से, बिल्कुल फास्ट बताना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ, ये जो है आपके असम राज्य में स्थित है, याद रखना है, असम में है। ठीक है बच्चों। अब देखिए ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है बच्चों। पूछा गया था गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? क्या आप लोग बता सकते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में स्थित है? बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क के रूप में देता हूँ। आप लोग क्लास ओवर हो जाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य कीजिएगा, है ना। मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर चेक करूँगा और अगर आपका आंसर सही है तो आपको एक प्यारा सा लाइक भी मिलेगा। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में है ये आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? बच्चों पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? वायु दाब मापी, आर्द्रता मापी, ताप मापी या पवन वेग मापी? जल्दी से बताना है पवन वेग को किस यंत्र से हम लोग माप सकते हैं? बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे आप लोग। पवन वेग को जो है किस यंत्र से मापते हैं? जी हाँ, किस यंत्र से मापते हैं? तो पवन वेग मापी यंत्र द्वारा इसको मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक मिनट बच्चों, देखिए ये ऑप्शन में एक दिया हुआ है वायु दाब मापी, है ना, वायु दाब मापी, या इसी को हम लोग जो है बच्चों बैरोमीटर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। तो वायु दाब मापी कह लो या फिर बैरोमीटर कह लो, तो ये भी एक यंत्र होता है ना। और इसके द्वारा जो है हम लोग क्या मेज़र करते हैं? तो इसके द्वारा जो है हम लोग वायुमंडल के दबाव को मापते हैं, है ना। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल के दबाव को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, क्या जवाब दीजिएगा बच्चों? अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल के दबाव को, वायुमंडल के एटमॉस्फेयर के प्रेशर को किस यंत्र द्वारा मेजर करेंगे, तो वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर के द्वारा जो है इसे मापते हैं। ठीक है बच्चों। और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आर्द्रता मापी दिया गया है। तो बच्चों ये भी बेसिकली एक यंत्र है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है हम लोग क्या मापते हैं? तो वायुमंडल की आर्द्रता, है ना। अगर वायुमंडल की आर्द्रता नापना हो तो हम लोग इसी आर्द्रता मापी यानी इसको हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। देखो बच्चों इसका एक और नाम है, जान लीजिए, इसका भी एक और नाम है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर कह लो या आर्द्रता मापी कह लो, तो ये दोनों यंत्र है, आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर, ये भी एक यंत्र है। और इसके द्वारा जो है हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता माप सकते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता, अगर पूछा जाए कि वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ताप मापी की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जो है अब देखो टेम्परेचर मापने के जो है कई सारे साधन हो सकते हैं, है ना। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान के जो मुख्य पैमाने होते हैं वो कितने होते हैं? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कितने होते हैं? तापमान मापने के कितने पैमाने होते हैं? देखिए बच्चों 4 पैमाने हैं। ठीक है, एक तो है आपका डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक है केल्विन और एक है र्यूमर। ठीक है, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग हमारा पेड कोर्स लेते हैं तो वहाँ पर एक टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, और उस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप लोग को इस चीज़ को अच्छे से बताया गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? बच्चों आपको बताना है यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं होना चाहिए, ये पूछा है। तो क्या होगा? परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या ज्वारीय शक्ति? जल्दी से बताइएगा कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी परमाणु ऊर्जा, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों यहाँ पे परमाणु ऊर्जा जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है ना। ये किसका स्रोत है बच्चों? यहाँ पे लिख लीजिए कि परमाणु जो ऊर्जा है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है, ना कि गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है परमाणु ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा है, जबकि यहाँ पे सौर ऊर्जा हो गए, पवन ऊर्जा हो गए और ज्वारीय शक्ति हो गई, ये सभी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। बाकी ये जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता यानी यूनिवर्सल रिसिप्ट कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सर्वग्राही, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है, बताइएगा। यहाँ पे ये बताना है कौन सा रक्त समूह जो है बच्चों सर्वग्राही कहने का मतलब क्या, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है, बताइएगा। ए है, बी है, ए बी है या ओ है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों रक्त समूह ए बी को जो है सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ना। और अगर क्वेश्चन में ये कहता बच्चों, है ना, अगर क्वेश्चन में मान के चलिए यहाँ पर यूनिवर्सल रिसेप्टर की जगह यहाँ पर आपको यूनिवर्सल डोनर कह देता यानी सर्वदाता कह देता, तब क्या आंसर करते हैं बताइए। यहाँ पर मान के चलिए क्वेश्चन ऐसा रहता बच्चों कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता, जी हाँ सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, है ना, यूनिवर्सल डोनर, बताइएगा कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो ये कौन सा रक्त समूह हो जाएगा, ये भी याद रखना है, रक्त समूह ओ। जी हाँ, रक्त समूह ओ को जो है सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है ना बच्चों, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन और है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रक्त समूह की खोज किसने की, रक्त समूह की खोज यानी ब्लड ग्रुप की खोज आ रखा है, ये भी क्वेश्चन, बताइएगा रक्त समूह की खोज किसने की। हाँ जी, वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है कार्ल लैंडस्टीनर, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ एक और जान लीजिए, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, ये भी जान लीजिए बच्चों, पूछा जा सकता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम हार्वे द्वारा, ठीक है। क्या, विलियम हार्वे के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है, विलियम हार्वे। चलिए बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, एक बार जल्दी से मैसेज में बोल दीजिए यस सर, इतना आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सभी बच्चे एक बार बोल देंगे बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लोन, शुद्ध वंशक्रम, अंत प्रजात वंशक्रम या वंशावली क्रम, बताइएगा जल्दी से। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है, तो बच्चों इसको क्लोन कहा जाता है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, क्लोन यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने महीनों का अंतराल हो सकता है, 3 माह, 4 माह, 5 माह या 6 माह। मास का मतलब माह होता है बच्चों, तो जल्दी से बताइएगा संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने महीने का गैपिंग हो सकता है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी 6 माह, देन आपका आंसर सही है ना बच्चों। तो आपको याद रखना है। तो बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद के एक सत्र की प्रथम बैठक के लिए, है ना, प्रथम बैठक के लिए जो निर्धारित तिथि के बीच जो है 6 माह का अंतर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, अजंता की चित्रकारी
निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? बताइएगा। अजंता की चित्रकारी जो है ये किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से, राधा कृष्ण लीला से, जैन तीर्थकर से या महाभारत युद्ध से? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी दयालु बुद्ध, देन आपका आंसर सही है। तो अजंता की चित्रकारी जो है किससे प्रेरित है? तो ये दयालु बुद्ध से प्रेरित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके बच्चों, अब देखिए कभी कभी अजंता की गुफाओं के बारे में भी पूछ लेता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अजंता की गुफा कहाँ है ना, अजंता की गुफा कहाँ है बच्चों? अजंता की गुफा कहाँ है? बताइएगा। अजंता की गुफा जो है कहाँ है? तो ये भी याद रखना है बच्चों आपको, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। वायुमंडल में ओजोन छिद्र जो है मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है? वायुमंडल में ओजोन छिद्र जो है ये किसकी मौजूदगी में होता है? बताइएगा जल्दी से। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन छिद्र है वो किसके कारण होता है, किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के या क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जिसको CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या घटनाभिक अपशिष्ट यानी रेडियोधर्मी अपशिष्ट? जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। वायुमंडल में जो ओजोन छिद्र है इसका मुख्य जो है ये किसकी मौजूदगी में होता है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन आपका आंसर सही है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, ये यहाँ पे CFC क्या है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक कार्बनिक यौगिक है ना, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं से बनता है। ठीक है, और CFC का इस्तेमाल यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल जो है रेफ्रिजरेटर में जो है प्रणोदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है। गरजने वाला चालीसा, ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गरजने वाला चालीसा जो है ये किससे संबंधित है? ये किस टाइप की पवन से संबंधित है ना? तो व्यापारिक पवन या भूमंडलीय पवन या पश्चिमी पवन या ध्रुवीय पवन? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, गरजने वाला चालीसा यानी ऐसा हवा जो एकदम मतलब बोलते नहीं हम लोग कि पछुआ चल रहा है, बोलते हो ना पछुआ, तो पछुआ कह लो या फिर पश्चिमी पवन कह लो, दोनों एक ही शब्द है। तो यहाँ पे गरजने वाला 40 जो है ये किस शब्द से संबंधित है? तो ये पश्चिमी पवन से संबंधित है, यानी इसी को हम लोग जो है पछुआ भी कहते हैं। बोलते नहीं पछुआ चल रहा है, लू चल रहा है, बोलते हैं ना भोजपुरी लैंग्वेज में। तो बस आपको इस से जो है रिलेट करके इस क्वेश्चन को याद कर लेना है ना। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई? जल्दी से बताना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पहली बार कब संशोधित किया गया, यानी किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया, है ना बच्चों? 24वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा। आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके एग्जाम के पर्पज से। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पहली बार कब संशोधित हुई? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी 42वें संशोधन द्वारा, है ना, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो है पहली बार संशोधन हुआ था। याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था और वो था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, है ना, यानी इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उसी में जो है प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था, है ना। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, यानी देखिए 1976 में हुआ था बच्चों, तो याद रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो आपको इतना याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है पहली बार कब संशोधित हुई, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो एक लाइक दे दीजिएगा और हमेशा की तरह आप लोग इस क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ।